हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रस्तावना के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे और संविधान का ये पहला वीडियो है। इसमें से हम लगातार आपको वीडियोस बनाते रहेंगे और जो भी हम इसमें पढ़ाएंगे फ्रेंड्स वो पूरा एक डिटेल होगा। डिटेल का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा उसके इर्द गिर्द का जो भी कंटेंट होगा वो सारा आपको इसमें से प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप व्याख्यात्मक इसको अच्छे से सीख सकते हैं फ्रेंड्स। और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर इसके जो लेक्चर का व्याख्या है और जो प्रश्न हैं अगर उनको आप अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। चलिए, तो देखिए, जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना आप अगर जानते हैं कि जब भी हम कोई अगर टेक्स्ट बुक लिखते हैं, कोई भी अगर हम किताब लिखते भी हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें प्रस्तावना देते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो संविधान लिखा गया है उसका भी अपना एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना मुख्यतः क्या बताता है कि इस कोई भी हमारी जो बुक है, कोई भी टेक्स्ट है, उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो प्रस्तावना उस मूल उद्देश्य को क्या करता है, बताता है। यहाँ पर देखिए, जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसको हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये आई कैसे, इसका जो इजाद हुआ वो कैसे। तो जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था तो आप जानते हैं कि संविधान बनना जब स्टार्ट हुआ 1946 में, तो सबसे पहले क्या हुआ कि 9 दिसंबर को एक पहली बैठक हुई थी संविधान की। तो 9 दिसंबर 1946 को एक पहली बैठक हुई। फिर इसके बाद में एक बैठक हुई 11 दिसंबर को और एक हुई बैठक 13 दिसंबर को। तो जो बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी उसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका या प्रस्ताव क्या किया था कि पेश किया था। और जो वो उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना जो पेश की थी उन्होंने, उसी का मॉडिफाइड रूप, मतलब कि उसमें विचार किया गया पहले, और विचार करने के बाद में फिर उसको 22 जनवरी 1947 को इस उद्देशिका को क्या कर दिया कि फाइनलाइज कर दिया गया कि हाँ हमारी ये उद्देशिका ये रही, तो इसको पारित कर दिया गया। इसके बाद में फिर वही जो उद्देशिका बनी वो उद्देशिका हमारे संविधान में इंक्लूड कर ली गई। लेकिन क्या हुआ कि बाद में इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं, और वैसे उद्देशिका में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है, वो 1976 में हुआ है, 42वें संविधान संशोधन में। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, उसमें कुछ बदलाव करके कुछ चेंजेज इसमें लाए गए हैं। यहाँ पर उन बदलावों को भी देखेंगे और पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है वो क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईसा को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें एक चीज और मिलती है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ चीजें जैसे कि आप अगर इसके ऊपर नजर डालें तो आपको ब्रैकेट में कुछ चीजें दिखाई देती हैं। ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए ये लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। शुरुआती दौर में ये कंटेंट नहीं था। वहां पे शुरुआती दौर में कंटेंट क्या था, वहां पर कंटेंट था प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या था, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सिर्फ इतना था। लेकिन जो अभी हमने चर्चा की कि 1976 में हमने जो संशोधन किया तब हमने उसको बदल के क्या कर दिया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये कर दिया है हमने। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द हमें नजर आते हैं, जैसे ये समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, ये इसमें से एडिशनल हमें कुछ समझ में आ रही हैं चीजें। इसी प्रकार से आप अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखें, इस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब यहाँ पर क्या था, शुरुआती राष्ट्र की एकता था, मात्र क्या था, राष्ट्र की एकता, और ये अखंडता बाद में जोड़ दिया गया। तो हमें देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पे अखंडता, और जब आप यहाँ पर जाते हैं ऊपर तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो ये तीन शब्द जो हैं वो 1976 है ना, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। यही सारे देखिए अभी आगे प्रश्न बनेंगे और बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, अधिकांशतः पूछे ही जाते हैं ये फ्रेंड्स। तो ये अपनी उद्देशिका है, और इसमें से अब इसके देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं और क्या इनकी संभावनाएं हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो यहाँ पर देखिए जो प्रस्तावना है इसको आत्मा कहा गया है। इसलिए आत्मा कहा है क्योंकि ये मूल को बताता है कि आखिर हमारा जो पूरा संविधान है इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है। तो आपने देखा ही कि जैसे उसमें से बताता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, तो ये सारी उसकी क्वालिटीज हमें कहाँ पे मिल जा रही हैं, इस प्रस्तावना में मिल जा रही हैं, इसलिए इसको आत्मा कहा गया है। दूसरा देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है। ऑप्शन है प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर और नीति निर्देशक तत्व पर। तो यहाँ पर भी देखिए प्रस्तावना को इन्होंने मुख्यता दी है। क्यों? क्योंकि जो प्रस्तावना में लिखी हुई चीजें हैं, अगर इनको हम कंप्लीटली लागू कर दें तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप अप्लाई हो जाएंगी। जैसे हम वहाँ पे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की आज़ादी है ना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, तो ये सारी चीजें अगर वहाँ पर हम देंगे तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य ये जो भी हैं और नीति निर्देशक तत्व, तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगला देखिए, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो आप जानते हैं कि हम भारत के लोग से वो शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। अगला देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। दूसरा, यह राज्यों का एक संघ है। तीसरा, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। और चौथा है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ जो राज्य का प्रमुख है, हमारा जैसे राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो जो राष्ट्रपति है वो क्या है कि एक लिमिट टाइम के लिए निर्वाचित किया जाता है। अब देखिए जो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में ऐसा हम गणतंत्र नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो प्रतिनिधि है, जो राज्य का प्रमुख है, वो क्या होता है कि हायरार्की से आता है। मतलब कि जैसे एक पिता हो गया, पिता का पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र हो गया, इस तरह से वहाँ पे आता है। जैसे रानियां हैं तो रानी हो गई, फिर रानी हो गई, फिर रानी हो गई। लेकिन हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है। हमारे भारत में क्या है कि जो राज्य का प्रमुख है, आप जानते हैं राष्ट्रपति, तो उनका चुनाव होता है 5 साल में। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। अगला देखिए, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत कैसा? धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। अब देखिए अगला ही प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? अगला देखिए, मतलब इसमें जो
ऑप्शन है इसके, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, दूसरा राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, तीसरा राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी पॉइंट देखिए, हमारे यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य किसी विशेष धर्म को प्रमोट करेगा या राज्य किसी धर्म के लिए समस्याएं पैदा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अगला देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है, ठीक है, उसी से संबंधित है, उसी तरह का ये प्रश्न है, सेम। तो यहाँ पर देखिए ये पहला है, जैसे धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना, या फिर बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन, या फिर किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं। तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। तो इस तरह के प्रश्न ही देखिए कई बार और डिफरेंट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। अगला देखिए, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, गणतंत्र होता है, ऑप्शन है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, तीसरा है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, चौथा है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। तो देखिए गणतंत्र का क्या मतलब है, जहां राज्याध्यक्ष जो है, जो अध्यक्ष है राज्य का, वो कैसा, वंशानुगत ना हो, तो उसी को हम गणतंत्र कह देते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। देखिए ये आरआरबी में आया था और भी ये कई एग्जाम्स में आया है फ्रेंड्स। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया है। अभी देखिए जो उद्देशिका हम देख रहे थे शुरुआती, तो उसमें हमने इस चीज को देखा है। तो जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें हमने क्या क्या जोड़ा है, ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, दूसरा है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, तीसरा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और अगला है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमने क्या जोड़ा है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा है और एक शब्द और अखंडता जोड़ा है। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, भारत को कैसा घोषित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, दूसरा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तीसरा है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका देखिए यहाँ पर सी देखिए, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है ना। तो ये देखिए ये इस तरह के बदलाव जो हुए थे उसी से संबंधित देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ना, उसी तरह का क्वेश्चन है देखिए, लेकिन ये पीसीएस में पूछा गया था फ्रेंड्स, है ना। तो इसमें से देखिए इसके ऑप्शन में से आप सी देखिए, इसमें लिखा है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, तो यही इसका सही ऑप्शन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, मतलब कि अभी हमने जो उद्देशिका देखा उसमें से इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो लोक कल्याण शब्द देखिए कहीं नहीं आया था, है ना। ये मध्य प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया है ये प्रश्न, तो लोक कल्याण नहीं आया। बाकी इसमें देखिए समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, ये तो आया ही आया है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का क्या मतलब है आखिर। तो यहां पर देखिए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो कल्याणकारी का मतलब क्या है कि जो कमजोर वर्ग है, जो हाशिए पे लोग हैं, उनका विकास करना, उनके कल्याण के लिए काम करना, ये राज्य का उत्तरदायित्व होगा। तो कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंधन करना, है ना, उनके लिए सुविधाएं प्रदान करना, यही है कल्याणकारी राज्य का अर्थ। क्योंकि जो सक्षम है वो तो सक्षम ही है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि उनके लिए हम पॉलिसीज गलत बनाएं।
अगला देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि, देखिए पहले ही ऑप्शन में लिखा है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, मतलब कि वंशानुगत नहीं होता है बल्कि क्या होता है, चुनाव होता है। ये तो देखिए ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था फ्रेंड्स। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब कि अब देखिए इसमें से आपको क्रम बताना है कि कौन सा क्रम सही इसमें से दिया गया है। देखिए इधर पहला है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। दूसरा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। अगला है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। और चौथा है फ्रेंड्स सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ये इसका ऑप्शन सही है। अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर, ठीक है, सेकुलर शब्द जिसका धर्मनिरपेक्ष इसका मतलब जिसका होता है का इसका अर्थ क्या है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला है एकेश्वरवाद, फिर बहुदेववाद और सभी धर्म की अस्वीकृति। तो हमारे यहाँ पे जो सेकुलर शब्द का मतलब है ना, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं, तो एक तो हमने ये जाना कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया गया है उसका मतलब क्या, उसमें से जो ऑप्शन है वो क्या है। इसमें कह रहा है जो सेकुलर शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है, उसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो पहला इसमें जैसे हम ऑप्शन देख रहे हैं कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, फिर एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसमें से पहला ऑप्शन ये सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर का मतलब क्या है, अगर आप अपने यहाँ ही देख रहे होंगे तो देखिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म है ना, बौद्ध, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये तो ये सारे लोग रह रहे हैं और सारे लोगों को अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता है, वो मान सकते हैं अपने धर्म को। तो ये जो है ये इसको हमारे सेकुलरिज्म को बताता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म का ये अर्थ है। अगला देखिए, शब्द धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष देखिए शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे तो उनमें से एक क्या था, धर्मनिरपेक्ष था। अब देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों चीजें आती हैं। वैसे इनका साधारण अगर अर्थों में हम ये देखें तो इसका मतलब सेम लगभग होता है, लेकिन हमने पंथ निरपेक्ष ही जोड़ा है। ऐसा क्यों? पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा है। अब देखिए अगर हम बात करें सेकुलर शब्द की, तो सेकुलर जो शब्द है फ्रेंड्स, ये शब्द दोनों चीजों को बताता है, मतलब पंथ निरपेक्ष को भी कहता है और मतलब उस तरह से हम ये कहें धर्मनिरपेक्ष को भी कहता है, तो दोनों को बताता है। लेकिन यहाँ की जो धर्मनिरपेक्षता है भारत की, वो इस मायने पे भिन्न है क्योंकि यहाँ पर धर्म डिफरेंट है और डिफरेंट धर्मों को मानने की अपनी अपनी स्वतंत्रता है। जैसे एक ही धर्म में कई पंथ हो सकते हैं, है ना, तो कई पंथों में से सारे पंथों को अपना पंथ मानने की क्या है, स्वतंत्रता है, अपनी उस पंथ के हिसाब से क्रियाकर्म करने की स्वतंत्रता है। तो वो चीजें इसलिए यहाँ पर जो शब्द लाया गया था वो पंथ निरपेक्ष लाया गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसको कहा गया है कि प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये कब जोड़ा गया है। अगर साधारण सा हम देखें तो देखिए ये हाँ, और एक चीज और यहाँ पे देखिए हमें कूट में बताना है इसको, है ना, कूट में बताना है। तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया है, सही बात है ये। अगला देखिए 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, नहीं, ये 44वें में नहीं जोड़ा गया। अगला देखिए 42वें में जोड़ा गया है, हाँ ये 42वें में जोड़ा गया है। और अगला देखिए यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं ये मूल प्रस्तावना में तो नहीं था, है ना, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से देखिए पहला और तीसरा सही है। अब कूट में देख लीजिए तो ये सही हो गया, दूसरा है ना, पहला तीसरा। अगला देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या तात्पर्य है।
ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। अगला, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो यहाँ पर जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसका दूसरा ऑप्शन, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है या जनता द्वारा हुआ है। अब यहाँ कहेंगे कि वहाँ तो एक संविधान सभा थी, तो संविधान सभा का नेतृत्व जो हो रहा था वो जनता के द्वारा ही एक प्रकार से हो रहा था। अभी जब हम लोग क्या करते हैं कि चुनाव करते हैं और चुनाव में हम अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में भेज देते हैं, है ना, चुन के, तो वास्तव में वो जो प्रतिनिधि हमारे द्वारा भेजे गए हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, इसका मतलब वो पूरा देश बोल रहा है, तो हमारा ही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और हमने ही संविधान का निर्माण किया है और हमने ही अपने संविधान को अपने ऊपर लागू किया है। तो इस प्रकार से जब वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला देखिए, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का क्या अर्थ है? यहाँ पर देखिए, सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो सामाजिक न्याय ही है क्या? समाजवाद। मतलब कि तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? देखिए 3 तरह की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये इसके बारे में भी हालांकि और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो संघ सूची होता है उसमें जो कानून बनाने की जो पावर होती है वो होती है किसकी? संघ की, केंद्र सरकार की। और जो राज्य सूची होती है उसमें जो शक्ति होती है वो बनाने की, कानून बनाने की, वो होती है किसकी? राज्य की। और समवर्ती सूची जो होती है, कंकरेंट लिस्ट जो होती है, उसमें से जो विषय होते हैं उनमें राज्य और केंद्र दोनों क्या बना सकते हैं? नियम उसमें बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे कहते हैं हम समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची हमने लिया कहाँ से? यूएसए, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है। एक बात और कि हमने जो संविधान बनाया है फ्रेंड्स, तो हमने संविधान ऐसे नहीं, कम से कम हमने 60-70 देशों का संविधान उस समय हमने स्टडी किया था और उतना पूरा स्टडी करके हमने फिर अपने संविधान को फॉर्म किया है। तो अन्य जगहों से जो चीज़ें अच्छी थी, जो मतलब हमारे देश के लिए अनुकूलित थी, उनको हमने अपने संविधान में जोड़ लिया है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा भीमराव अंबेडकर का है, क्योंकि उनको जो उस समय नॉलेज था फ्रेंड्स, वो इतना ब्रॉड नॉलेज था कि वो दुनिया के बहुत सारे संविधान को पढ़ने की, समझने की और वो की जो कैपेबिलिटी थी वो उनके पास थी और उन्होंने बहुत कुछ जाना था। इसलिए इसका संविधान का जो निर्माता उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जिस लेवल के व्यक्ति वो थे, उस लेवल के व्यक्ति शायद ही कोई था, मतलब अपने देश में उस समय उतने ब्रॉड लेवल का नॉलेज वाला। हालांकि उनके ही समकक्ष एक व्यक्ति थे, बी.एन. राव। तो बी.एन. राव जो थे वो मतलब लगभग नॉलेज रख रहे थे काफ़ी चीज़ों का, लेकिन उनका जो योगदान रहा उससे कहीं ज़्यादा योगदान बाबा भीमराव अंबेडकर का रहा। इसलिए इनको भारत जो संविधान का निर्माता कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा। तो ये तो साधारण सा फ्रेंड्स वही एक देखिए, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। तो पहला ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, भारत की लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। पहला ऑप्शन इसका सही है। लेकिन देखिए इसी तरह के क्वेश्चन देखिए कई बार पूछेंगे। अब देखिए ये बिहार के पीसीएस में पूछा गया था फ्रेंड्स, है ना। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वो आपको आसानी से आप इन चीज़ों को क्या कर जाएंगे और आपको फायदा उसका हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और चीन की क्रांति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, चीन की क्रांति का इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है।
चीन की क्रांति हालांकि हुई थी कितने में, 1912 में हुई थी। तो इस क्रांति का हमारे संविधान में प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वहीं पर फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई है, इसके बाद अमेरिकी क्रांति जो कि देखिए 1776 में हुई है, और बोल्शेविक क्रांति कौन सी है, ये रूस की क्रांति है फ्रेंड्स, और 1917 में हुई है। तो ये क्रांतियों का प्रभाव हमारे भारत के जो संविधान है इसके निर्माण में झलकती है। अगला देखिए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक ... है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, तीसरा है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और चौथा दिया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, या भारत एक कैसा है, इसकी अगर बात करें तो इसका देखिए पहला प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत। अगला देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो आदर्श कहाँ है इसके, प्रस्तावना में सारे आदर्श लिखे हैं फ्रेंड्स। एसएससी में पूछा गया था ये प्रश्न, और प्रस्तावना ही तो बताती है कि इसका मूल जो पूरी बुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मूल उद्देश्य क्या है ना, तो वो प्रस्तावना में ही झलकता है। अगला देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता अखंडता और गुट निरपेक्ष। तो देखिए गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया है, बाकी चीजें देखिए धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है और ये अखंडता है, ये सारी चीजें तो उसमें क्या की गई हैं, जोड़ी गई हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। अगला है उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उक्त शब्द 1985 में जोड़ा गया। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। तो आप जानते हैं कि ये जो शब्द फ्रेंड्स जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया है, 76 में जोड़ा गया है ना। तो इस प्रकार से ये मतलब कि ये क्या है, ये सही है, यही कथन हमें बताना था कि कौन सा सही है। अब चूंकि धर्मनिरपेक्ष 50 में तो जोड़ा नहीं गया है, इसमें से देखिए ये जो शब्द है तो ये शब्द भी 85 में नहीं, तो यही सही है इसका। कितने में, 1976 में जोड़ा गया है। अब देखिए जो संविधान है तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके पहले जो बन गया था वो तो 26 नवंबर को बन गया था, 26 नवंबर 1949 को बन गया था। फिर इसके बाद में वो मतलब 26 जनवरी 1950 को फिर लागू हुआ, तो 26 नवंबर को बना और फिर इसके बाद उसको लागू किया गया था फ्रेंड्स। हालांकि कुछ उसके जो कंटेंट थे या हम कहें कुछ अनुच्छेद थे वो उसी समय लागू कर दिए गए थे फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए ये प्रश्न थे फ्रेंड्स, तो हम इस तरह से लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम फ्रेंड्स इसमें कोशिश करेंगे कि आपको लगभग इस तरह से चीज़ें बताएं कि आप जो भी एग्जाम दें उसमें आप अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।